ये बताओ 10th के बाद अपनी जर्नी बताओ, क्लैट की तरफ कैसे इंस्पायर हो गई तुम? सर मैंने तो 6th क्लास में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है ICSE बोर्ड में। अच्छा ये बताओ, ये जो क्लैट वाला तुमने डिसीजन ले लिया तो पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं यार तुम आर्ट साइड की तरफ जा रही? मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा ऊपर इम्पोर्टेंट अशोक सर की गाइडेंस रही है। अलग हटके करने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, बताओ। क्लैट मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। हुड्डा सर कैसे शख्सियत है, कैसी पर्सनैलिटी है? बड़े सारे बच्चों के मुंह से उनका नाम सुनता रहता हूँ। टेंथ में 98-99% नंबर आ जाए ना तो पेरेंट्स को यही लगने लगता है कि बेटे को इंजीनियरिंग करानी है या बेटी को मेडिकल कराना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो लीक से हट के काम करते हैं। आज एक ऐसे ही बच्चा मेरे पास बैठा है, बच्चा कहूँ या बच्ची कहूँ, अपने में अजीब ही है। मेरी स्टूडेंट जिसने क्लैट 2026 में ऑल इंडिया 41 रैंक जिसे मिला और अपनी कैटेगरी में ऑल इंडिया 2nd रैंक उसको मिला। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा, ये उसी को बोलने दो। तो वेलकम लज़र, कैसी हो? मैं बढ़िया सर, आप बताओ। हाँ बिल्कुल मस्त, तुम्हारे जैसे ही हैं। एनीवे, ये बताओ 10th के बाद अपनी जर्नी बताओ, क्लैट की तरफ कैसे इंस्पायर हो गई तुम? सर मैंने तो 6th क्लास में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है ICSE बोर्ड में, तो मुझे तब से ही पता था, मतलब ऐसा लगता भी नहीं था, बस मुझे पता था कि मुझे साइंस और मैथ्स ही लेनी है 11th स्टैंडर्ड में, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे ये सब्जेक्ट्स। अच्छा। फिर जैसे ही 10th खत्म हुई, कोई सोचने की बात ही नहीं थी, मुझे क्लियर था कि मुझे क्या परसेंटेज रहा था 10th में? 98.4%। क्या बात है। फिर 11th में घुसते ही कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मुझे पता था कि मुझे PCM लेना है, तो मैंने ज्वाइन कर ली कोचिंग क्लासेस और ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक मैं गई भी, टेस्ट दिए, पढ़ाई करी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है जिन्होंने बताया कि हुड्डा सर, अशोक हुड्डा सर यहाँ के क्रॉसिंग क्लाइंब के डायरेक्टर से आप एक बार मिल आओ, काउंसलिंग कर लो, क्योंकि एट द सेम टाइम मुझे जहाँ साइंस में इंटरेस्ट था, मुझे डिबेट्स में और इन चीज़ों में भी बहुत पार्टिसिपेशन में बहुत इंटरेस्ट था। तो एक लॉ के टुवर्ड्स थोड़ा सा आप लोगों से सुन लेते हो कि लॉयर अच्छी बनेगी, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरे दिमाग में आ गया था। तो हुड्डा सर से हम मिलने आए फिर कि कैसे है, क्या करना चाहिए, और मुझे 3-4 काउंसलिंग सेशंस लगे कन्विंस होने में कि ठीक है अब मैं क्लैट ही करूँगी। अच्छा। यस सर। तो मतलब जहाँ इंटरेस्ट था वो तुमने अपना वो प्यार मोहब्बत वाला सब्जेक्ट छोड़ के तुम यहाँ चली गई? सर तभी मैंने शायद जून जुलाई के आसपास ज्वाइन किया था फॉर अ 2 ईयर प्रोग्राम, और मैं आई इतने बेमन से थी कि यहाँ पे तो सोशल साइंस पढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, मैं बहुत ख़राब मन से आई थी सर। लेकिन जैसे जैसे फिर पता चला कि एग्ज़ाम में क्या होता है, मॉक्स देने शुरू किए, आप सब टीचर्स से मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, दोस्त बनने शुरू हुए, एक इन्वायरमेंट पूरा इतना कंफर्टेबल और इतना होमली बन गया था कि फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो क्या ये वही स्पेशल मोमेंट है जब तुम्हारे मन में चिंगारी जगी, ओहो माय लॉर्ड कहलाना है मुझे किसी से? मेरी कोई ऐसा यूरेका मूवमेंट नहीं था मेरी लाइफ में, बस एक वो ग्रेजुअली ओवर द टाइम होता चला गया। ओके। तो फाइनली इस जर्नी में अगर हम एक सपोर्ट की बात करें, गाइडेंस की बात करें, चाहे वो मेंटल गाइडेंस हो आपका, चाहे वो आपका जो भी फेज चल रहा हो उससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, तो ये सपोर्ट कैसे मिला? सर मैं कई बार कहती हूँ, मैं आज फिर से बोलूँगी कि क्लैट मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम है जिसमें आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट। आप कितने शांत हो, आपको कितनी एंग्जाइटी कम होती है, आप पैनिक कम होते हो, आप कितना अडेप्ट कर सकते हो अपने आप को। और उसी वजह से मैं कहती हूँ कि मेरी मेहनत से कहीं ज़्यादा ऊपर इम्पॉर्टेंट अशोक सर की गाइडेंस रही है। उन्होंने टाइम टू टाइम जो मुझे हर मॉक के बाद जो एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि नहीं हो रहा मुझसे, मुझे नहीं आता है, एक जो कॉन्वर्सेशन होती थी मेरी सर के साथ, उससे आपको एक फिर से हौसला मिलता है कि नहीं मैं शायद कर सकती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर ये मेंटल सपोर्ट चाहे हुड्डा सर का हो, चाहे सारी फैकल्टी का हो, मेरे पेरेंट्स का हो, मेरे दोस्तों का हो, अगर वो नहीं होता तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल थी। बिकॉज मैं पर्सनली एक ऐसी इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाती है। मैं एक काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल इंसान हूँ जिसको
सब चीज़ें अगर वैसी ना मिले जैसी चाहिए तो मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा ये बताओ, ये जो क्लैट वाला तुमने डिसीजन ले लिया तो पेरेंट्स ने कुछ कहा नहीं, यार तुम आर्ट साइड की तरफ जा रही हो? सर मेरे पेरेंट्स थैंकफुली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने तो बल्कि जब मैंने पीसीएम ली थी उन्हें लग रहा था कि मेरी पर्सनैलिटी बेटर सूटेड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, तो वो तो मुझे तब से कह रहे थे कि अब ह्यूमैनिटीज़ ले लो, पर फिर मेरी चॉइस को उन्होंने रिस्पेक्ट किया और मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ की। तो ह्यूमैनिटीज और साइंस अब अगर तुमसे पूछा जाए हाँ जी तो मजा किस में ज़्यादा आता है? सर मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ जीनी है ना, क्वालिटी लाइफ, और स्पेशली मेरे जैसे बच्चे के लिए, आई थिंक पीसीएम और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल, एक रैट रेस का इन्वायरमेंट होता है, बहुत टॉक्सिक होता है, जहाँ पे अगर आपका एक दिन वेस्ट हो गया तो फिर आपको एक पूरा लूप हो जाता है कि नहीं होगा नहीं होगा, बाकी सब बच्चे कर रहे हैं। आई थिंक क्लैट ऑन द अदर हैंड एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे अगर आपके पास वो स्किल है तो वो है, एंड मोर देन दैट आप जितने काम हो, आप जितने शांत हो, उतना ही आप बेटर कर पाओगे। इतनी अच्छी रैंक तुम्हें मिल गई है ना, क्या स्ट्रेटेजी रही तुम्हारी? सर आई थिंक क्लैट की, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी तो लोग होंगे ना, हाँ जी, वो भी तो सुन लें कि अलग हटके करने वाले लोग कैसे होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहती है, बताओ। सर क्लैट में वैसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मेरे ओपिनियन में क्लैट की प्रिपरेशन शुरू और ख़त्म मॉक से ही होती है। आपको कितनी थियोरी कवर हो गई, आपने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मॉक्स होते हैं, बिकॉज आपको पहले देखना पड़ेगा ये फॉर्मेट कैसा है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो आपने स्कूल में किया हो, एक बहुत ही डिफरेंट पैसेज। वैसे सुनने में इजी लगता है कि पैसेज पढ़ के आंसर करने हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप मॉक्स देने लगते हो आपको समझ आता है, नुआंसेस समझ आते हैं कि ऑथर की टोन कुछ होता है, आपको इन्फ्रेंस कुछ होता है, जैसे जैसे चीज़ें आप मॉक्स देते जाते हो आपको चीज़ें फिट होने लग जाती हैं। तो इतना ये डाइवर्सिफाइड मुझे लगता है एग्जाम है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, कहीं कुछ पूछा जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि दिमाग तो पता चला एक तरफ भाग रहा है, मुझे लगता है मुझे मैथ अच्छी लग रही तो मुझे ये करनी चाहिए, लेकिन उसमें लॉ भी आ जा रहा है, उसमें करंट अफेयर्स भी आ जा रही है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये इसके एस्पेक्ट्स है, तो इसको कैसे कवर किया जाए? सर ये जो आपने डाइवर्सिटी की बात करी, ये तो क्लैट की एलिजिबिलिटी में भी दिखता है, बिकॉज हर स्ट्रीम का बच्चा क्लैट दे सकता है, एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को किसी एक जॉनरा में रिस्ट्रिक्ट मत करो। आप जितना वैरायटी अपने आप को एक्सपोज करोगे उतना ही बेटर होगा, जिसके लिए नंबर 1 सोर्स आई थिंक इज न्यूज़पेपर। उसमें एडिटोरियल्स आते हैं, डिफरेंट न्यूज़ेस आती हैं, आपको हर तरह का एक सोसाइटी का आइडिया लगता है, आपको डिफरेंट फील्ड्स का, फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस, फिक्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको उनका आइडिया लगता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल बुक्स। सर कौन सा बेटर सोर्स है जो आप बुक्स के अलावा चूज़ कर सकते हो? मेरी अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में मुझे फिलोसफी काफ़ी डिफिकल्ट लगती थी, कि समझ नहीं आती थी, बहुत अजीब लगती थी, तो जब मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी किसी फिलोसोफर की, देन दोज थिंग्स स्टार्ट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा वैरायटी ऑफ कंटेंट से अपने आप को एक्सपोज करो। अच्छा, जैसे अभी तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो बड़ी जल्दी पैनिक हो जाती है। यस सर। तो ऐसा भी फेज आया होगा 2 साल में, और उस समय तुमको अजीब सा टेंशन हुआ होगा, अजीब सा लो फील कर रही होगी, तो ऐसे समय में क्या सपोर्ट किया तुमको कि हाँ नहीं आगे बढ़ते रहना है? सर मैं इसीलिए कह रही थी कि हुड्डा सर और क्रॉस एंड क्लाइंब की फैकल्टी मेरी मेहनत से मच इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज मैं कितना ही पढ़ लेती, मैं कितनी भी तैयारी कर लेती, अगर मेरे पास वो एक मेंटल गाइडेंस, वो एक एंकर नहीं होता तो शायद मैं पेपर लिखने भी ना बैठ पाती। मेरे को वो एक स्ट्रेंथ के लिए कि आई हैव टू डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस देना, उस सब में सारी फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था सर। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं शायद नहीं कर पाती जो मैं आज कर पाई हूँ इफ़ यू गाइज वर नॉट विद मी। हुड्डा सर कैसी शख्सियत है, कैसी पर्सनैलिटी है? बड़े सारे बच्चों के मुंह से उनका नाम सुनता रहता हूँ। सर मैंने अपनी लाइफ में एक सेकेंड फादर फिगर जो मुझे सबसे पहली बार मिले, दैट इज़ हुड्डा सर। मतलब उनसे जितनी भी चीज़ें मैंने शायद अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करी होंगी, मैं उनसे डिस्कस करती थी। सारे जो मेरे डर थे कि मुझे ऐसा लग रहा है ये हो जाएगा तो क्या करूँगी, और सर ने एक ऐसे मतलब फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होता है ना, परफेक्ट मेंटर की डेफिनेशन, ही इज़ द परफेक्ट मेंटर फॉर यू। आप उनसे किसी भी तरह की कितनी भी देर बात कर सकते हो, एंड वो जेन्युइनली इंटरेस्ट लेके आपसे बात करते हैं। वो आपको टरकाने की कोशिश नहीं करते, आपको बहुत ही प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं रखते, वो जेन्युइनली आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। और जब आपके पास ऐसा एक इंसान होता है ना, तो आपको खुद से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है कि मेरे लिए नहीं तो मैं सर के लिए तो कुछ करूँगी। हाँ सर चैन की नींद सोने वाले हैं मुझे लगता है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये 2 घंटे का पेपर है, इस 2 घंटे के पेपर में पेपर के एक दिन पहले वाली और पेपर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए?
सर मैंने आपको जैसे बताया मैं एक काफ़ी इमोशनली वल्नरेबल इंसान हूँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो रही है, फिर हार्ट बीट कम हो रही है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप पहली बार ऐसा कोई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम देते हो तो आपको लगता है कि सिर्फ मुझे ही टेंशन हो रही है, मुझे ही एंग्जाइटी हो रही है, बाकी सबको नहीं हो रही है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जिसकी AIR 1 आती है उसे भी टेंशन होती है, जिसकी 100 आती है उसे भी होती है। हर इंसान को स्लीपलेस नाइट्स फेस करनी पड़ती हैं सर एग्जाम से पहले। एग्जाम में बैठने तक जो एक डर होता है कि एग्जाम में आया तो मैं क्या करूंगी, मुझे अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, वो सबके मन में होता है। बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जो आपने इस प्रिपरेशन को दिया है, जितनी मेहनत आपने दी है, इट हैज़ टू कम टू लाइफ। तो अब जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, हाँ जी, ठीक है, उसको तो आज तुमने इंस्पायर कर दिया है ना। Thank you, sir. तुम्हारे जैसे लोग जो है अब आना चाहेंगे कि हाँ भाई क्लैट में आया जाए। थैंक यू सर। तो एक इन एस्पायरेंट्स के लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? Sir, I think if you put in the right amount of hard work and if you keep yourself calm, तो ऐसा एग्जाम नहीं है कि कुछ स्पेशल लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक बेसिक अमाउंट ऑफ इंग्लिश, बेसिक अमाउंट ऑफ मैथ्स और बहुत सारी प्रैक्टिस, सिर्फ यही चाहिए होता है सर क्लैट के लिए। आपको कुछ ओवर द टॉप, कुछ बहुत अलग नहीं करना होता। आपको बस डिलीजेंटली, कंसिस्टेंटली एक फिक्स्ड रूटीन में मेहनत करनी होती है और अपने आप को शांत रखना होता है। दैट इज इट। क्या बात है। तो अब तो सारी एंजाइटी और पैनिक जो हुआ करती खत्म हो गई ना। मुझे पेपर में अच्छी रैंक आने से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब मुझे जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सच्ची में बहुत रिलीफ वाली फीलिंग होती है। अच्छा ठीक है। मैं फिर से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और पेरेंट्स को स्पेशली करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तुम्हें संस्कार दिए, इतनी अच्छी परवरिश दी। तो थैंक यू सो मच थैंक यू सर। फॉर दिस टॉपर्स टॉक। थैंक यू सो मच सर।